हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अ क्विक रीकैप लेक्चर ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। तो क्योंकि ये क्विक रीकैप लेक्चर है, इसमें हम एल्केन्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, उनके फॉर्मेशन रिएक्शंस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्विकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं एल्केन्स के साथ। तो एल्केन्स, अगर आप सोचें कि आपको डे टू डे लाइफ में आप ऐसी कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं जहाँ पर एल्केन्स होंगे, ठीक है, जो एल्केन्स की बनी हुई होंगी, तो कॉमन आपके माइंड में आना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारी चीज़ें बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स कंटेन करती हैं। ठीक है, कोई भी आप ऑयल इस तरह का ये यूज़ करते हैं तो इसमें हाइड्रोकार्बन तो डेफिनेटली हैं। और जो हाइड्रोकार्बन्स की एक पर्टिकुलर फॉर्म है जहाँ पर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2। तो एल्केन्स में कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसीलिए एल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है वो भी कम होती है। तो एल्केन्स को पैराफिन भी कहा जाता है। तो एल्केन्स को देखें तो अगर एक बैरल क्रूड ऑयल का हम लेते हैं तो इस क्रूड ऑयल से हमें क्या क्या मिलता है रिफाइन करके? तो क्रूड ऑयल से हमें गैसोलीन मिलती है, डीजल और होम हीटिंग ऑयल, ठीक है, मतलब घर में यूज़ करने वाला ऑयल मिलता है। देन जेट फ्यूल इससे निकलता है, लुब्रिकेंट्स भी इससे मिलते हैं, वैक्स भी मिलते हैं, सॉल्वेंट्स मिलते हैं, बॉयलर ऑयल, एसफाल्ट, रोड ऑयल, बहुत सारी चीज़ें हमें क्रूड ऑयल से मिलती है। तो क्रूड ऑयल में क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन, ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। तो उन हाइड्रोकार्बन्स के अपने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो उनको जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं तो ये सभी कंपोनेंट्स जो क्रूड ऑयल में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग होके फिर आपको वो जेट फ्यूल अलग देगा, लुब्रिकेंट्स वाले कंपोनेंट्स अलग होंगे, बॉयलर ऑयल वाले अलग होंगे, एसफाल्ट और रोड ऑयल वाले अलग होंगे। जो सबसे क्रूड बचेगा वो लास्ट में ये होगा, ठीक है, एसफाल्ट वाला। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम में दिया है, इसको देख के आपको क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये एक टॉय है, ठीक है, प्लास्टिक से बना हुआ। देन सीडीज़ हैं, मार्कर है, ठीक है, ये सनग्लासेस हैं। ये सारी की सारी चीज़ ये किससे बनी है? बेसिकली हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो अभी ये आपको डायरेक्टली आइडिया नहीं लगेगा कि सीडीज़, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें भी हाइड्रोकार्बन से बनी हैं। येस, दीज आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स। तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम इतना ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स कंटेन करते हैं या हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, तो लाइफ अगर आप एक्सपेक्ट करो बिना एल्केन्स के तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और इवन सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, आप मैंगो खाने के तो शौकीन होंगे, ठीक है, इट्स वेरी पॉपुलर फ्रूट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैंगो कंटेन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन तो याद है ना आपको, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म। तो मैंगो का एक कंपोनेंट साइक्लोहेक्सेन भी है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये क्रूड ऑयल आता है, इस क्रूड ऑयल को हम ऑयल रिफाइनरीज में ले जाते हैं। ठीक है, तो एट एन ऑयल रिफाइनरी द क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शंस ऑफ सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स उसके अंदर होंगे, कुछ का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, कुछ का लो होगा, कुछ का और लो होगा। ठीक है, तो रिफाइनरी में डिस्टिलेशन के थ्रू हम अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रेंज वाले कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है, क्रूड ऑयल व्हेन वेपर आर प्री हीटेड। तो क्रूड ऑयल जा रहा है और उसको पहले से हमने थोड़ा गर्म किया, क्योंकि क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा विस्कस होता है। ठीक है, तो उसको गर्म करके थोड़ा उसकी विस्कोसिटी को कम किया जाता है। फिर यहाँ से आप इसमें ये जो रिफाइनरी टावर है इसमें इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर ल्यूब ऑयल जो कि अबव 350 डिग्री सेल्सियस बॉयल होते हैं वो सबसे नीचे रहेंगे। उसके ऊपर
250 से 400 के बीच में जो बॉयल होने वाले फ्यूल ऑयल हैं वो सेपरेट होते हैं, फिर उससे ऊपर कैरोसिन वाले कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, फिर उससे ऊपर गैसोलीन वाले होते हैं और सबसे ऊपर जाती हैं गैसेस। और जो लास्ट में बच जाता है रेजिड्यू, दैट इज asphalt, जो कि आपने देखा होगा कि जब सड़कें बनती हैं तो काले काले कलर का जो बड़ा विस्कस सा थिक सा लिक्विड होता है, दैट इज बेसिकली दिस रेजिड्यू, जो कि क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करने के बाद जो लास्ट में बचता है, दैट इज यूज्ड इन द रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक के एल्केन्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे हमें मिलता है ये, और इसको हम रिफाइन कैसे करते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स, पहला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एल्केन्स में कोई भी पोलर ग्रुप नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीजन उसमें नहीं होती, नाइट्रोजन उसमें नहीं होती, कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या कोई ऐसा ग्रुप उसके अंदर नहीं है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है कंपेयर टू अदर पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, जिनका कंपेरेबल साइज होगा, जैसे कि CH3, CH2, CH3 दैट इज प्रोपेन, और यहाँ CH3, CHO। मॉलिक्यूलर वेट दोनों का 44 है। ठीक है, और थर्ड वन इथेनॉल। तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल है, पर प्रोपेन में कोई भी पोलर ग्रुप नहीं है, पोलैरिटी नहीं है। क्या है इसके अंदर? सिर्फ वॉन्डर वॉल फोर्सेस। CH3, CHO में क्या होंगी? वॉन्डर वॉल भी होंगी और डाइपोल डाइपोल भी होंगी। और CH3, CH2OH में वॉन्डर वॉल तो सब में होती हैं, डाइपोल डाइपोल भी होगी और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रोपेन का जो बॉइलिंग पॉइंट था देखिए बहुत कम है, -42। ठीक है, डाइपोल डाइपोल के आने से CH3, CHO का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 21 डिग्री सेल्सियस हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 79 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट बाकी पोलर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में कम होता है। सेकेंडली, अब ये बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, मतलब जैसे जैसे चेन बड़ी होती जाएगी, इन एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, चेन बड़ी होगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा फिर? वॉन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगी। ठीक है, तो मोर सरफेस एरिया गिव्स यू मोर वॉन डर वाल्स फोर्सेस, और ज़्यादा फोर्सेस आएंगी उनके बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो देखिए ये 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेन, N ब्यूटेन, दिस इज N पेंटेन, दिस इज N हेक्सेन। तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। मतलब पहले वाले कंपाउंड में देखोगे आप, यहाँ पे तो 5 कार्बन हैं, दूसरे में भी 5 हैं, तीसरे में भी 5 हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो पेंटेन के आइसोमर हैं, ये तीनों पेंटेन के आइसोमर्स हैं। अब ब्रांचिंग करने से क्या होता है? सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। ठीक है, जितनी आप ब्रांचिंग कर देंगे सरफेस एरिया कम हो जाएगा। कम सरफेस एरिया होने से क्या होगा? वॉन्डर वॉल फोर्सेस कम हो जाएंगी, और वॉन्डर वॉल फोर्सेस कम हो जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर ज़्यादा ब्रांचिंग हो रखी है, इसलिए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा कम हुआ, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका 10 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे में सिर्फ एक बार ब्रांचिंग हुई है तो इसका सरफेस एरिया पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तीसरे वाले में कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है, इसलिए सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका लो होता है, क्योंकि चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों ही डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। तो बाकी पोलर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, तो प्रोपेन का अगर हम CH3, CHO इथेनॉल के साथ कंपेयर करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट्स का लो है, देखिए -190 डिग्री सेल्सियस, और इसका -121 है, बड़ा है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता कैसे है? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगी। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम।
देन मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सिमिट्री। ठीक है, मतलब अगर आप ब्रांचिंग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा ब्रांचिंग करने से ठीक है सरफेस एरिया कम होता है, पर सरफेस एरिया कम होने के साथ साथ सिमिट्री भी तो बढ़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कार्बन के चारों तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम ड्रॉ तो ऐसे करते हैं, पर एक्चुअल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस कंपाउंड में क्या है, सिमिट्री है। ठीक है, बहुत कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये बहुत अच्छे से पैक हो जाएगा। ठीक है ना, कभी भी आप कभी छुट्टियों में जाते हैं तो अपना लगेज पैक करते हैं, बैग पैक करते हैं, तो उतना ही सामान अगर आप ज़्यादा अच्छे से उसको पैक करो तो वो कम जगह में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो पैकिंग आप कितनी अच्छी करते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, मेल्ट किसको करोगे, सॉलिड को करोगे। तो सॉलिड में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें पैक हो जाएं, तो जितनी ज़्यादा आप ब्रांचिंग कर देते हो जनरली उससे सिमिट्री बढ़ जाती है। ठीक है, और सिमिट्री बढ़ेगी तो ज़्यादा अच्छे से पैक होंगे मॉलिक्यूल्स, अच्छे से पैक होंगे तो उनके ज़्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, और इससे उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी और जिससे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ तो बढ़ता है, पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, तो कार्बन कार्बन सेम है। अब ज़्यादा सिमिट्री किसमें है, इस वाले में ज़्यादा सिमिट्री है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो क्योंकि एल्केन्स में कोई भी पोलर ग्रुप नहीं होता, इसलिए किस में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, मतलब पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, पर पानी में इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज दे लैक एनी पोलर ग्रुप। तो ये तो हो गया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मेन इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, या उनको पढ़ना प्रेफर नहीं करते। देखिए CNG मेनली क्या होती है, मीथेन। ठीक है, 95% मैंने लिखा है, पर इसमें आप मान लीजिए कि 70 से लेके 95% तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन तो CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस है ये, कंप्रेस्ड फॉर्म है। देन कभी कभी आपने देखा होगा कि इंजन से एक मेटेलिक साउंड, ठीक है, हथौड़े ऐसी साउंड उससे अंदर से आ रही है, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। ठीक है, तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल की जलने की जो टाइमिंग है वो अगर थोड़ी ख़राब हो, उसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। नॉकिंग आपके इंजन के लिए बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होती है। अब ज़्यादा नॉकिंग कौन करते हैं, स्ट्रेट चेन एल्केन्स ज़्यादा नॉकिंग करते हैं, ब्रांच में कम होती है, एल्कीन्स में और कम होती है, और एरोमेटिक में सबसे कम नॉकिंग होती है। तो मतलब ऐसा फ्यूल जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा होंगे वो कम नॉकिंग करेगा, और जिसमें स्ट्रेट चेन होंगे वो ज़्यादा नॉकिंग करेगा। ठीक है, तो नॉकिंग कम करने का तरीका क्या है कि आपके फ्यूल में ज़्यादा ब्रांच्ड एल्केन्स डाल देनी चाहिए। ठीक है, मोर ब्रांचिंग मीन्स लेस नॉकिंग। फिर ऑक्टेन नंबर की बात करते हैं, तो ऑक्टेन नंबर से हम क्या डिफाइन करते हैं, फ्यूल की क्वालिटी। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर क्या है, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन by volume in a mixture of isooctane and n-heptane which has the same anti-knock properties as the fuel। देखो आपके पास एक फ्यूल है, उसकी कुछ एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप एक मिक्सचर तैयार करोगे, किसका, आइसोऑक्टेन का। आइसोऑक्टेन क्या होती है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो आइसोऑक्टेन और n-हेप्टेन इनका मिक्सचर बनाओगे, तो मान लो आपने इसको 70-30 में रखा, या 80-20 में रखा, या 60-40 में रखा, किसी एक परसेंटेज पे आके इस मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो आपका फ्यूल है उसके जैसी होगी, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी। तो वो जो आपका मिक्सचर है, मान लीजिए वो 60-40 पे बैलेंस होता है। ठीक है, मतलब 60% आइसोऑक्टेन, 40% n-हेप्टेन, उस पर आप इस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ फ्यूल के बराबर आती हैं। तो आप बोलेंगे इसमें आइसोऑक्टेन कितना है, 60% है बाय वॉल्यूम, तो मतलब आपका जो फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर भी 60 होगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्टेन को, मतलब ये आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 लिया जाता है, और n-हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 0। और
ऑक्टेन नंबर 0 से नीचे भी एग्जिस्ट करता है और 100 से ऊपर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो याद रखना, तो जितना हाई ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ही फ्यूल की क्वालिटी बेटर होगी। देन देखिए, अनसैचुरेशन एंड ब्रांचिंग इंक्रीजेज ऑक्टेन नंबर। ऑब्वियस ही बात है, अनसैचुरेशन होगी, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो नॉकिंग कम होगी, ठीक है, फ्यूल बेटर होगा। फिर अब नॉकिंग को कम करने के लिए क्या डालते थे? टेट्रा इथाइल लेड, TEL, दिस इज टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। इट इज़ एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो ये पहले गाड़ियों में डाला जाता था फ्यूल के साथ, ठीक है। पर उसके बाद जब से लेड बंद हो गया तो अब आप पढ़ते होंगे पेट्रोल पंप पे जाके अनलेडेड फ्यूल, मतलब अब लेड को यूज़ नहीं किया जाता। ये टेट्रा इथाइल लेड जो कंपोनेंट है ये यूज़ नहीं किया जाता पेट्रोल में, ठीक है, क्योंकि लेड इज़ अ पॉल्यूटेंट, ठीक है, बहुत डेंजरस पॉल्यूटेंट है, पॉइजनस होता है। फिर क्रैकिंग की बात करते हैं तो क्रैकिंग में क्या करते हैं? हायर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को छोटी चेन्स में तोड़ते हैं। मतलब मान ली 20 कार्बन की चेन है, उसको आपने 10-10 की 2 चेन में तोड़ दिया, या 8 और 12 की चेन में तोड़ दिया। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग। तो क्रैकिंग हीट करके भी की जाती है, थर्मल हीट करके, और साथ में कैटलिस्ट यूज़ करके भी तोड़ा जाता है चेन्स को, स्टीम यूज़ करके भी की जाती है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके भी की जाती है। तो ये 4 मेन मेथड्स हैं क्रैकिंग के, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रहना चाहिए क्योंकि इट्स अ क्विक रिकैप लेक्चर। अब हम बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स। देखिए, एल्केन्स आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट इज बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX, ठीक है, RMgX में R पे होता है नेगेटिव चार्ज, Mg पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस R नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। तो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगी तो ये इमीडिएटली उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन कौन होती है? कोई भी हाइड्रोजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी हुई है, वो हाइड्रोजन क्या होती है? एसिडिक, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से जुड़ी है, नाइट्रोजन से जुड़ी है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी है, ठीक है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बेस इमीडिएटली उस H पॉजिटिव को निकाल देता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये R नेगेटिव H2O से एक H को निकाल देगा, तो R नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव, RH बन गया। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगी हुई हैं, तो तीनों ही एसिडिक हैं, तो ये R नेगेटिव एक को निकाल देगा, तो RH, ठीक है, प्लस क्या बचेगा? Mg के साथ Br है और दूसरी तरफ हो जाएगा OH। सेकेंड केस में RH प्लस MgBr तो है, अब NH3 से एक H निकल गया, क्या बच गया? NH2, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर ये वाली हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो RH प्लस MgBr OR डैश, फिर यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एसिडिक हैं, तो RH प्लस MgBr NHR डैश, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन एसिडिक है, तो RH प्लस MgBr NR2 डैश। यहाँ पर ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी हुई है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो प्लस MgBr C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक वाली हाइड्रोजन तो एसिडिक होती है, MgBr OCO R डैश, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको किसी भी ऐसे हाइड्रोजन से ट्रीट करें जो कि एसिडिक होगी, तो ये इमीडिएटली RH बना देगा। तो ये सारे क्या मिल गए आपको? एल्केन्स। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करने का। सेकंड आप क्या यूज कर सकते हैं? वुड्स रिएक्शन। देखिए, वुड्स रिएक्शन किस लिए यूज किया जाता है? एल्केन्स, हायर एल्केन्स को बनाने के लिए, ठीक है। हम अल्काइल हैलाइड से हायर एल्केन्स बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए CH3CH2Cl है, इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे और इसमें रिएजेंट क्या होता है? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो CH3CH2Cl प्लस 2 सोडियम ले लिया आपने, और एक और मॉलिक्यूल ले लिया
अल्काइल हैलाइड का। तो अल्काइल हैलाइड के आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। अब इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी होता है और एनायनिक मैकेनिज्म से भी ये रिएक्शन होता है। तो आप मान लीजिए कि चलिए हम इसको फ्री रेडिकल से करेंगे। तो 2 सोडियम मिला के ये 2 NaCl निकाल लेगा और क्या बनेगा, ये R पार्ट दोनों के आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये हायर कार्बन हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब इसका R पार्ट और इसका R पार्ट दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक कार्बन की चेन थी, मतलब CH3Cl था, ठीक है। Cl की जगह Br भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यहाँ पर आप RBr लेते हैं +2 सोडियम प्लस RBr, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये क्या देगा, RR प्लस 2 NaBr। तो अगर इसमें एक कार्बन था, इसमें भी एक था, तो 2 बन जाएंगे। तो मतलब आपको जो फाइनल कंपाउंड मिलता है उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, क्योंकि हमेशा चेन क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। तो अभी तो हम RBr सेम चीज़ ले रहे हैं। अगर मैं दोनों को डिफरेंट लूँ तो मान लीजिए मैं एक लेता हूँ CH3Br और दूसरा मैं लेता हूँ CH3CH2Br, ठीक है। कि मैं चाह रहा हूँ कि 3 कार्बन की चेन बनाई जाए। तो 3 कार्बन की चेन बनाने के लिए एक चेन में मैंने 2 कार्बन लिए और एक में एक ही कार्बन लिया है। इससे होगा क्या, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसका एक ही मॉलिक्यूल लेंगे और इसका भी एक ही लेंगे। आप कुछ अमाउंट इसका लेंगे तो उसमें कुछ थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके होंगे या मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैसे ही बहुत सारे इसके भी होंगे। इसी के 2 मॉलिक्यूल्स भी तो आपस में कंबाइन कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन से। तो जब इसी के 2 कर जाएंगे तो ये बनेगा, जब इसी के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो N ब्यूटेन बन जाएगा। हाँ, और जब इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा तो आपके पास ये बनेगा। और साथ में इसमें और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के साथ भी कुछ कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, एल्कीन्स बन जाती हैं एडिशनली। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिल गया ना, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस मिक्सचर में से अकेला ये आपको चाहिए था, ये बनाने के लिए आपने ये मिक्सचर लिया है अलग अलग अल्काइल चेन वाला। तो अगर आपको प्रोडक्ट में भी मिक्सचर मिल रहा है, उनको फिर से सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये तो आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन एक अच्छा रिएक्शन नहीं माना जाता, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन IIT में आ चुका ऑलरेडी, एक तरह यहाँ पे Br दिया गया, एक Cl दिया गया है और सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको किया है। तो आप ये मान लीजिए कि ये Br अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक है। और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके ये NaBr बना देगा। वैसे ही एक सोडियम यहाँ पर इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ NaCl बना देगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया और ये दोनों मिलके आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। तो इट्स अ फ्री रेडिकल कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, सॉरी नॉट कैटलाइज्ड, मतलब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए मेनली है, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन बनाने के लिए। ऑड नंबर बनाने की ट्राई करोगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा और वो एक अच्छा रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज द कोरे हाउस सिंथेसिस। देखिए कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या करते हैं हम, RBr, ठीक है, प्लस लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पर हमें मिलता है RLi, ठीक है, अल्काइल लिथियम प्लस LiBr। अब ये अल्काइल लिथियम जो है RLi, इसको फर्दर CuI के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा R2CuLi, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। दिस इज कॉल्ड गिलमैन्स रिएजेंट, ठीक है, गिलमैन्स रिएजेंट क्या है ये, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। और इसको जब आप आगे ट्रीट करते हैं किसी और अल्काइल हैलाइड के साथ, मान लीजिए R' X के साथ ट्रीट किया, तो ये R' और यहाँ का R ये मिला के
एक हायर एल्केन बना देंगे, ठीक है, और बाकी के कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, ठीक है, जैसे RCU प्लस LiBr, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो स्टार्टिंग में अपने RBr लिया था उसका R पार्ट, और लास्ट में जो आप R-X एक और हैलाइड ले रहे हो उसका R पार्ट मिल जाते हैं। तो ये दोनों ज़रूरी नहीं है कि सेम होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी दो आप ले सकते हो और उनसे ये हायर एल्केन आपको मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टार्टिंग में CH3Br, और मैंने लिखा है कि पहला स्टेप मैंने क्या किया, इसको लिथियम ड्राई ईथर से ट्रीट किया, दूसरे स्टेप में इसको मैंने CuI से ट्रीट किया, तो मुझे क्या मिला, R2CuLi, मतलब R तो ये है CH3 ट्वाइस CuLi, फिर इसको मैंने CH3CH2CH2Br से ट्रीट किया, तो ये वाला जो R पार्ट है और इसका R पार्ट है ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, N ब्यूटेन, ठीक है, प्लस RCu मतलब CH3Cu प्लस LiBr, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कोरे हाउस सिंथेसिस। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।